we will be covering the next topic, that is skills of a system analyst in information system design and implementation subject. So let's start. तो कल हमने बात की थी कि रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट क्या क्या हो सकते हैं विद इन वाइल डेवलपिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग स्किल्स कि कौन कौन से स्किल्स जो है वो एक सिस्टम एनालिस्ट को चाहिए जब उसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है. तो मेनली हम इन्हें डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए. तो सबसे पहले आता है एनालिटिकल स्किल्स, उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट स्किल्स, थर्ड है आपके टेक्निकल स्किल्स और लास्ट हैं इंटरपर्सनल स्किल्स. ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के जो स्किल्स हैं ये ब्रॉडली आइडेंटिफाई किए जाते हैं. इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो हम जो है 1 बाय 1 इनको स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल स्किल्स की. तो एनालिटिकल स्किल्स का मतलब क्या है कि आप, जैसे हमने कल भी बात की थी, एनालिटिक्स मतलब होता है कि आप सोचने समझने की आपके पास शक्ति कितनी है. ठीक है, तो आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए, इतने सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए कि आपको जो काम दिया हुआ है, आपने एक सिस्टम को तैयार कराना है और उसको इम्प्लीमेंट कराना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आप कर सको. तो उसको फर्दर इन्होंने डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स में. तो सबसे पहला आता है सिस्टम स्टडी, कि एनालिटिकल स्किल में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको सिस्टम की स्टडी करना आना चाहिए. सिस्टम की स्टडी यानी कि हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर क्लियर होंगे कि अभी उसके क्या फीचर्स है, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या इनपुट है, उसकी क्या आउटपुट है, उसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें सिस्टम की, एग्जिस्टिंग सिस्टम की पता चलेंगी, तभी हम उसको लॉजिकल सिस्टम में या उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक पूरे सिस्टम का सब सिस्टम ही माना जाता है. तो उसको जो भी आप इनपुट देते हो उसकी आउटपुट फर्दर मैनेजमेंट या आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है या आपसे ऊपर वाले लेवल के या नीचे वाले लेवल के बंदे हैं, मतलब उसमें जो भी इनपुट दी जाती है उसकी आउटपुट को भी एज अ वो एक रिज़ल्ट ही देखते हैं. ठीक है, जैसे आपको कॉलेज के एग्जांपल दे रहे हैं, तो कॉलेज में अगर आप डेली एडमिशन कराते हो और आप लॉजिकल अपनी करवा रहे हो एडमिशन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, तो फिर भी उसकी डेली रिपोर्ट जो है, आप हमने तो इनपुट क्या दी थी उसमें एडमिशन्स, पर उसकी जो आउटपुट है उसकी डेली रिपोर्ट है, उसको फर्दर प्रिंसिपल्स या टीचर्स उसको वेरीफाई करते हैं या उसमें से वो डिड्यूस करते रहते हैं कि उनको क्या चीज़ उसमें से मिली. ठीक है, उसमें से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं. तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द complete system and then you will be able to create a information system for that particular system. ठीक है, उसके बाद आती है हमें ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज. तो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ क्या रिलेशन है, उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो जिम्मेवारीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो किस तरह की हैं, तो वो सारे हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन हाउस प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे बना रहे हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या आप ऑफ शोर प्रोजेक्ट बना रहे हो. इन हाउस मतलब जहाँ का जिस सिस्टम को आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में कन्वर्ट करना है वहीं बैठ के आप काम करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको टेम्प्रेरी वहाँ पर भेजा गया है. ऑफ शोर आपका फिजिकल सिस्टम कहीं और पे अवेलेबल है, पर लॉजिकली आप उसको कन्वर्ट किसी और जगह पे बैठ के कर रहे हो. जैसे मान लीजिए यहाँ से कॉलेज का मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर बंदा यहीं बैठ के बनाता है तो वो इन हाउस. अगर किसी कंपनी को हमने ठेका दे रखा है और उसके 2-3 बंदे बार बार कोई ना कोई आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. अगर वो कंपनी यहाँ पे आती नहीं, वो कहती है हम चंडीगढ़ में बैठे बैठे बनाएंगे, तो वो हो गया ऑफ शोर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका काम किस तरह का है. जिस तरह आप यहाँ पे काम करते हो उस डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे काम करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस कैसे चल रहे हैं. अगर तो आप इन हाउस हो तो आपको जो फंक्शंस है ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट है तो आप थोड़े दिन के लिए आए, हो सकता है आपको फंक्शंस क्लियर ना हो. अगर आप ऑफशोर हो तो आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट दिया होगा जो आपको बताएगा कि वहाँ पे कैसे फंक्शंस होते हैं.
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज में भी आपको फर्दर क्या क्या स्टडी करना होता है। सबसे पहले आपको स्टडी करना होता है कि आपका ऑफिशियल काम कैसे होता है, हाउ वर्क ऑफिशियली गेट्स डन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑफिशियल वर्क कैसे होता है, ठीक है। ऑफिशियल वर्क यानी कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, जो सिस्टम की पॉलिसीज़ होती हैं, हर एक की कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, हर एक का अलग अलग काम दे रखा होता है उन्होंने कि ये बंदा यही काम करेगा। टेक्निकली उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस अलग होती हैं, वैसे हो सकता है वो अलग अलग काम भी कर रहे हों, ठीक है। उनके स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स कुछ होते हैं, कुछ रूल्स को वो फॉलो करते हैं। तो इस तरह ऑफिशियल वर्क जो है वो आपको स्टडी करना होता है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में। सेकंड, आपको इंटरनल पॉलिटिक्स का बारे में पता होना चाहिए। इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से बंदे की ज़्यादा चलती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके की पर्सनल्स कौन से हैं, एक्सपर्ट्स कौन से हैं, ठीक है, कौन से एक्सपर्ट्स हैं और कौन कौन से क्रिटिकल इवेंट्स हैं या क्रिटिकल बंदे हैं जिनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्रिटिकल इवेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि किसी इवेंट में जो फाइनेंशियल मैटर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका सेल्स का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, तो आपको क्रिटिकल इवेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देन आपको ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटिटिव एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मेनली आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम के, ठीक है। यानी कि आपकी गवर्नमेंट कोई रूल्स तो नहीं यहाँ पे अप्लाई हो रहे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होता है, तो इस तरह की आपको इन्वायरमेंट का भी वहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़, वो किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उनके मिशंस क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनका एक्चुअल टारगेट क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम स्टडी पहला आपका आ गया एनालिटिकल स्किल में, दूसरा आ गया ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, तीसरा आता है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तीसरा आएगा आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा वही है कि आपको जो यूज़र है बहुत ढंग से प्रॉब्लम्स बताता रहता है, पर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट देनी होती है। अब फ़िलहाल जो सिस्टम चल रहा है और जो आप एक्सपेक्टेड वो कर रहे हैं या आप उनको एक्सपेक्टेड सिस्टम बता रहे हो कि आपका सिस्टम इस तरह अच्छा वर्क करेगा, तो इसके बीच में है क्या, सिर्फ प्रॉब्लम। तो अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो आपकी एक्सपेक्टेड सिस्टम बन जाएगा, अगर प्रॉब्लम एज इट इज़ ही रही तो वो जो सिस्टम है वो तो है ही है, ठीक है। तो आपको मेनली क्या पता होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जो है वो आना चाहिए और आपको वही प्रॉब्लम जो है वो मैनेजर को समझानी भी आनी चाहिए। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको हम प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। तो मतलब पहले एनालिटिक्स में क्या किया आपने, पहले सिस्टम को स्टडी कर लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज भी उठा ली कि उनका ऑफिशियल काम कैसे होता है, उनके पॉलिटिक्स क्या है, इन्वायरमेंट वो किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास या तो आप एक्सपीरियंस के बेस पे सॉल्व करोगे, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद आपके पास प्रूवन मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, या आप जो है डिस्कस करते हो लोगों के साथ, ठीक है, यू डिस्कस विद द पीपल्स। तो जितने जितने लोगों के साथ आप मिलते जाओगे आपको उतने उतने सोल्यूशंस जो है प्रॉब्लम के मिलते जाएंगे। तो जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो आपको फिर बेस्ट सोल्यूशन देना पड़ता है, और बेस्ट सोल्यूशन देने के बाद आपको उसकी प्लानिंग वगैरह सारी जो बतानी पड़ती है कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और इसको जो फाइनली हम इसको अचीव कैसे करेंगे वो आपको उसमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपके पास प्रूवन मेथड्स भी होते हैं, आप बातें भी कर सकते हो पीपल्स के साथ, लोगों के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे जैसे आप बातें करते जाओगे आपके पास अल्टरनेट सोल्यूशंस आते रहेंगे, तो उनमें से भी आपको बेस्ट सोल्यूशन बताना पड़ता है और उसकी फिर प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका एनालिटिकल स्किल्स। नेक्स्ट आते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहले टेक्निकल स्किल्स में। अब टेक्निकल स्किल्स की यहाँ पे क्या मतलब है कि आप अल्टीमेटली बना कर रहे हो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होगा, आपके कंप्यूटर पे। तो इट मीन्स आपको कंप्यूटर के पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपको कंप्यूटर के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। कंप्यूटर्स में आपको उसकी नेटवर्किंग का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक जगह तो चलेगा नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स पे चलेगा, तो आपको नेटवर्किंग का भी पता होना चाहिए, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा।
आपको डेटा टाइप्स कौन सी यूज़ करनी है, आपने प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ करने हैं, आपने एप्लीकेशंस कौन सी यूज़ करनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टेक्निकलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिस्टम एनालिस्ट हो तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में पता, आपको नेटवर्किंग के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, डेटाबेसेस कौन से यूज़ करने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सोल्यूशन तो आपने देना है। तो अगर आपको इन चीज़ों की पूरी जानकारी होगी तभी आप जो है यूज़र को मना पाओगे, उसको परsuade कर पाओगे कि आपको यही सॉफ्टवेयर जो है बेटर रहेगा, ये आपने डाटाबेस यूज़ करना है या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है। ऐसा ना हो कि आप उसको बोलोगे ये वाला डाटाबेस यूज़ करो आप, और वो आपको उल्टा सजेशन दे देगी इससे बढ़िया तो ये वाला है। तो मीन्स आपको अप टू डेट होना चाहिए, आपको पूरी टेक्निकल नॉलेज जो है कंप्यूटर्स के बारे में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम डेवलप क्या कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम मैनेजमेंट स्किल्स पे। तो मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब क्या होता है, आपने मैनेज करना है। मैनेज क्यों करना है, क्योंकि आप एक लीडर की तरह यहाँ पे काम करते हो, यू बिहेव एज अ लीडर। आपको एक टीम दी गई हुई है, आपको यूज़र के साथ भी इंटरेक्ट करना है, और यूज़र भी सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो सिस्टम एनालिस्ट जो है उसको क्योंकि वो लीडर है तो उसको अपना काम भी मैनेज करना है और उसको बाकियों का काम भी जो है मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको पूरी मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैनेजमेंट जो स्किल होने चाहिए। तो मैनेजमेंट स्किल्स में आपको किस किस चीज़ों को मैनेज करना होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप मैनेज करते हो रिसोर्सेज को। अब रिसोर्स का मतलब क्या है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू यूज़ इन अ प्रोजेक्ट। आइदर आपका पीपल है, टाइम है, आपके पास पैसा है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है, कोई इक्विपमेंट है, कोई भी चीज़ जिसको आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, आप सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, रिसोर्सेज। तो आपको रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना होता है, ठीक है। उनको एफिशिएंटली, आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कि आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है, बेस्ट यूज़ करना है, या यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ में से उसको अच्छी तरह, अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपको बजट बनाना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ें, इतना चीज़ें चाहिए, और उनको आपको ऑप्टिमम, मतलब फिर वही आ गया कि आपको ऑप्टिमम अच्छी तरह उसका यूज़ करना पड़ता है। आपको ट्रैक रखना पड़ता है कि जो आपने रिसोर्सेज लिए हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, बेटर यूज़ हो भी रही हैं या नहीं यूज़ हो रही हैं, उनको इवेल्युएट करना पड़ता है आपको। और इन केस आपको लगे कि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है तो आपको रेलिंक्विश यानी कि उनको दोबारा हटाना पड़ता है। तो आपको रिसोर्स मैनेजमेंट सारी करनी पड़ेगी, कौन सा रिसोर्स, कितना सामान चाहिए, उसका बजट क्या बनेगा, उसको अच्छे ढंग से यूज़ कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसकी वैल्यूएशन को, मतलब इतना ये काम करना चाहिए था या इससे हमें इतनी आउटपुट मिलनी चाहिए थी, उतनी मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, चाहे बंदा हो चाहे कोई सामान हो, ठीक है। तो अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको उसको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी रिसोर्स मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है। सेकंड नंबर पे आपको पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं सिर्फ इसको टच ही करूँगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। प्रोजेक्ट मतलब एनीथिंग जो आप काम करते हो। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर, छोटा से छोटा सिस्टम भी डेवलप कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो उसे हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया, ठीक है, आपको कोई काम मिल गया। तो प्रोजेक्ट को पहले तो प्रोजेक्ट का हमें सबसे पहले स्कोप पता होना चाहिए कि हमने काम करना क्या है। उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है, करना कैसे है। देन उसकी स्टाफिंग, उसके लिए बंदे रखे जाते हैं, कौन कौन से बंदा चाहिए हमें काम करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। बंदे रख लिए, उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि ये टीम तुम्हारी, ये टीम तुम्हारी। उसके बाद उनको डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, उनको ऑर्डर देने पड़ते हैं कि तुम्हें ये काम करने हैं। और काम करने के साथ साथ हमें कंट्रोल करना पड़ता है उनके काम को। ये सारे हम काम करते क्यों हैं? टू डिवेलप एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, एक्सेप्टेबल सोल्यूशन और सिस्टम एट मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट हमें कम से कम रखनी होती है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, कि आपको एक टाइम दिया होता है। मतलब प्रोजेक्ट का मतलब है आपको एक सिस्टम दे दिया बनाने के लिए, तो उस सिस्टम को आपको कम से कम पैसों में बनाना है और विद इन टाइम लिमिट के 1 महीने का अगर आपको टाइम दे दे तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको बनाना। तो उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का डिटेल पता होनी चाहिए कि करना क्या है, प्लानिंग कैसे करना है, स्टाफिंग, उसके लिए कौन कौन से आपको स्टाफ की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनको ऑर्गेनाइज़ करो, बांट दो, फिर उनका डायरेक्शन, उसको अलग अलग काम दे दो और लास्ट में उसको कंट्रोल करो ताकि आपका एक एक्सेप्टेबल सिस्टम है जो वो बन जाए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई। उसके बाद आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट।
अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि हर सिस्टम जो है उसके साथ रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। रिस्क मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस, जो आप चाहते हो कि ये काम ना हो। जब भी आपको काम करते हो तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस, कि ये कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ वैसा ना हो जाए जो आप चाहते हो कि ना हो, ठीक है। तो रिस्क को कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसे हमेशा मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। वी ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज़ द रिस्क एज मच एज़ पॉसिबल। हम हमेशा रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, हम रिस्क को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप कुछ काम करते हो, कुछ इवेंट्स जो है वो करते हो। अब अगर रिस्क हो गया तो उसका नुकसान ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका फेल हो सकता है। वो हो सकता है कि फेल ही हो जाए, या हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए पर टाइम पे ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो करना क्या होता है, आपने रिस्क को जो है आइडेंटिफाई करना होता है, समझना होता है और उसको हैंडल करना होता है और उसको मिनिमाइज़ करने की आपने कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो फोर्थ जो है ये है आपकी चेंज मैनेजमेंट। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आप सिस्टम बनाते हो, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो, यानी कि आप टेक्निकल चीज़ें लेके आ रहे हो, तो ऑलरेडी जो काम कर रहा है वहाँ पे यूज़र, कोई भी बंदा चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता जब उसके जॉब के रिलेटेड बात होती है और उसे ये लगता है कि जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ ये आसान है और ये अभी मेरे को कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा तो ये मुश्किल है। तो आपने उस चेंज को आपने उन यूज़र्स के साथ इस तरह का रिलेशन बनाना है या उनको इस तरह आपने बनाना है, या इस तरह बताना है कि वो आपको काम करने दें। कई बार क्या होता है कि आपकी मैनेजमेंट तो आपको अलाउ कर देती है कि आप ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दो, पर जो आपका यूज़र है वो आपको अलाउ नहीं करता, या वो आपकी ट्रांजिशन मतलब आपने फ़िज़िकल को जो लॉजिकल में कन्वर्ट करना है उस ट्रांजिशन को वो पूरा नहीं होना देता, ठीक है। तो आपने इस तरह उन पीपल्स के साथ डील करना है कि दे विल अलाउ यू टू स्मूथ ट्रांजिशन, आपको वो स्मूथ ट्रांजिशन करने दें कि एक जगह से वो पुराना काम छोड़ दें और जो नया काम आप बता रहे हो उनको किस ढंग से करना है वो उनको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब जो लास्ट हैं आपकी हैं वो इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या है कि इंटरपर्सनल स्किल जो नॉर्मली हम वर्ड बात करते हैं, ये जब हमने किसी के साथ बातचीत करनी होती है, ठीक है, या आपको किसी के साथ बात करने का ढंग है, उठने बैठने का ढंग है, तो उस चीज़ों को जो है हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर कुछ टाइप्स में। तो सबसे पहले आ गया कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है कि आपको बात करनी आनी चाहिए, आप क्लियरली जो कहना चाहते हो वो आप साफ साफ कहें, दूसरा बंदा भी उसको वही समझे जो आप उसको बताना चाहते हो। ये ना हो कि आप कहो कुछ और उसको समझ में कुछ और आए। मतलब आप इतना क्लियरली और इफेक्टिवली बात करोगे कि जो आपका यूज़र है उसको एज इट इज़ समझ आए। अब आपने उनके साथ स्टार्टिंग से इस तरह से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी होती है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स कि वो एंड तक आपका साथ दें, आपको थ्रू आउट प्रोजेक्ट वो हेल्प करते रहें, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपके पास इस ढंग से होना चाहिए कि आप बेसिक यूज़र के साथ भी बात कर सको, मैनेजमेंट के साथ भी बात कर सको, आपको हर तरह के बंदे के साथ हर लैंग्वेज में हर तरह से आपको बात करनी जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है वर्क अलोन एज वेल एज इन टीम। अब होता क्या है कि अकेले काम करना, कुछ लोग क्या होते हैं उनको अकेले काम करना पसंद होता है, पर जब वो टीम में काम करते तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। बट बिकॉज यू आर ए सिस्टम एनालिस्ट यू हैव टू डील विद बोथ द यूज़र एंड एज वेल एज द योर कंपनीज एंड, तो आपको हमेशा टीम से मिल रखी होती है, आपको टीम के साथ ही काम करना पड़ता है। तो आपके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए कि यू कुड हैव वर्क विद द टीम मेंबर्स एज वेल, और आप अकेले भी काम कर सको, ठीक है। तो अब आपको अपना काम भी मैनेज करना आना चाहिए और आपको दूसरे को काम देना भी आना चाहिए और उनकी हेल्प करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हो कि जब आपको टीम होता है तो आप कुछ स्टैंडर्ड से बना लेते हो, क्योंकि आपने एक लेवल से सेट कर लिया होता है कि ये टीम मैनेजर है, ये प्रोग्रामर है, ये सिस्टम मैनेजर है। तो आप ऐसे उनका जो उनको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी सी बना के दे देते हो, ठीक है। तो आप बता देते हो कि आपको कोऑपरेशन करना कैसे करना है, कौन सा काम किसका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ों को यूज़ करके आप टीम के साथ काम कर सकते हो।
जैसे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि आप टीम मेंबर्स को बता दो कि उन्हें करना क्या है, आपका आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, आप आपस में बात करो, उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि उनको कुछ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, अगर कोई वो डिसीजन खुद लेना चाहते हैं तो वो हर चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। उनको जो बताना ही इस ढंग से है कि आपको ये रिज़ल्ट लेके आने हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर बनाना है वो रिज़ल्ट ड्रिवन स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ठीक है, उनका जो इकट्ठे जब उनको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग ग्रुप, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें एक JAD बना दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आप काम नहीं करते। पहले केस में क्या था कि आप टीम के अंदर काम करते, इस केस में क्या है कि आपको टीम के अंदर काम नहीं होता, आपको सिर्फ एक ग्रुप दे दिया जाता है, आप उसके साथ काम नहीं करते, आप उनको सिर्फ बताते हो, आप उनको फैसिलिटेट करते हो। फैसिलिटेट होता है किसी बंदे को बताना, उसके साथ काम नहीं मतलब उसको करके नहीं दिखाना, उसके साथ सिर्फ फैसिलिटेट करना, उसको बताना है कि तुम ये काम कर लेना या इस ढंग से कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती हैं, हमें डिज़ाइन रिव्यूज़ भी करने होते हैं, पर वो हमने सिर्फ उनको बताना है कि आपने करने कैसे, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि ग्रुप उससे क्या एक्सपेक्ट करता है और आप ग्रुप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। अगर कोई ग्रुप वाला बंदा सही काम करता है तो उसको थैंक यू भी बोल दो, उसका रिगार्ड भी करो, ठीक है। उनकी बातें सुनो भी और अपनी सुनाओ भी। तो मतलब ये सारे जो है ये जनरल से कंसेप्ट्स हैं जिसको यूज़ करके आप ग्रुप्स के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट आपका स्किल आता है दैट इज़ मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है कि आपने उनको उतने ही हवाई किले बना के देने हैं जितने वो संभाल सकें। कहने का मतलब कि आप ऐसा ना हो कि आप उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप ऐसा सोल्यूशन बता दो तो जो उनको देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये सोल्यूशन बहुत अच्छा है, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैनेजर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके यूज़र्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना पड़ता है। हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हाई हो या आप उनकी ज़्यादा हाई कर दो, तो आपने उतनी ही एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन रखना होता है जितनी आप फुलफ़िल कर सकते हो, ठीक है। सो यू शुड प्रोवाइड देम ए रियलिस्टिक पिक्चर। आपको उनको रियलिटी में लेके आना पड़ता है कि रियलिस्टिक पिक्चर कुछ इस तरह की बनेगी। आपने भी रियलिस्टिक पिक्चर ही बतानी है क्योंकि आप सिस्टम एनालिस्ट हो, कि न्यू सिस्टम आपका कैसा होगा, आपके लिए क्या काम करेगा, आपके मैनेजर्स को कैसे हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें शुरू में ही क्लियर कर देनी है और लास्ट में आपने उनको ट्रेनिंग दे देनी है कि मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड बताया था और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, जनरल बिजनेस नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा जो मिक्स आपने अभी तक पढ़ा है ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकते हो और उनको हैंडल कर सकते हो। तो आई होप दीज स्किल्स आर क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।